हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स अकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और साथ ही साथ देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है हमारा कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब तो हमें पता है कि यहां पर देखिए दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के हमारे पास दो चार्ज हैं, जो कि एक माइनस है और एक प्लस क्यू चार्ज है। इसको हमने किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन है वो सेम होती है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो हमारा निगेटिव वाला चार्ज है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, तो यहां पर हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है हमारा प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पर, ये क्या करने की कोशिश करता है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, लेकिन ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करता है कुछ इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में, और किसी एक फिक्स एक्सिस के अलोंग अगर कर रहा है तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डाइपोल है हमारा वो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज इसके ऊपर टॉर्क जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज ये रोटेट होगा। अब अगर मुझे इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे ये फाइंड करना होगा कि इसके ऊपर मैं कितना वर्क करूंगा। तो इसके ऊपर वर्क करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, इसकी इसी पोजीशन पे इसे होल्ड करना होगा। और अगर मैं कहूं कि इसी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क यानी कि एक फोर्स लगाना होगा, जो किसके बराबर होगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क इसके ऊपर जनरेट हो रहा है उसी के इक्वल अमाउंट का एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क हमको इस पे अप्लाई करना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो कितना है, तो हमें ये पता है वो होता है पीई साइन थीटा, और इसको हम लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे इसकी टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। यानी कि मैं अगर कहूं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने कुछ इस एंगल पर रोटेट कर दिया, और इस एंगल पर रोटेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर कोई स्मॉल वर्क डन किया, और जो भी स्मॉल वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा। तो देखिए अगर मैंने कहा कि मैंने इसको डी थीटा एंगल के साथ रोटेट कर दिया, किसके साथ, डी थीटा एंगल के साथ अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया, कैसे, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके, और वो एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो जनरेट हुआ हमारा टॉर्क है लगभग या नियर अबाउट उसके बराबर ही होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाने के लिए मैंने कितना वर्क किया, तो अगर मैं यहां पर देखूं कि इसके लिए मैंने एक स्मॉल वर्क किया डी डब्ल्यू, और वो बराबर किसके होगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है और जो डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है डी थीटा। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर हमने कहा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो हमारा वर्क है ये टॉर्क एक्सटर्नल की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये तो हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्मॉल वर्क जब मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को डी थीटा डिस्प्लेस करता हूं। तो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क के लिए मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, और इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट प्लेस करनी होगी। तो जो लिमिट होगी, मैंने कहा कि जो इनिशियल इसके पास प्लेस थी, जो इनिशियल पोजीशन थी वो थीटा 1 पर थी, और मैंने जब इसको डी थीटा डिस्प्लेस किया तो पोजीशन हो गई थीटा 2, यानी कि यहां पर जो मैं लिमिट प्लेस करूंगा वो होगी थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो देखिए पीई क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर हो जाएगा पीई, और इंटीग्रेशन किसका होगा, तो वो होगा साइन थीटा डी थीटा का, और लिमिट हमने वैसे ही प्लेस कर दी थीटा 1 से
थीटा टू। अब यहां पर देखिए, अगर मैं साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। यानी कि यहां पर ये जो हमारे पास वर्क होगा, वर्क ये मैं कहां से कहां तक कर लूं, 1 से 2 तक, क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 तक मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं। यानी कि वर्क 1 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए मैंने माइनस साइन यहां पर लिखा और कहा ये होगा पीई कॉस थीटा। और साथ ही साथ यहां पर मैंने लिमिट भी रखी जो कि है थीटा 1 से थीटा 2। अब मैं यहां पर लिमिट को अगर सॉल्व करूं तो हमको पता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो मैं यहां से अगर कैलकुलेट करूं तो जो वर्क है 1 से 2 तक वो होगा माइनस पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास ये टोटल वर्क निकल करके आ गया है, और हमको ये पता है कि जो टोटल वर्क होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस फाइनल पोजीशन पर स्टोर हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये जो W12 है, यानी कि जो टोटल किया गया वर्क है, वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी कि U2 माइनस U1। और देखिए अगर मैं यहां पर इस PE का मल्टीप्लाई एक बार cos थीटा 2 के साथ और एक बार cos थीटा 1 के साथ करूं तो ये होगा PE cos थीटा 2 माइनस, और देखिए यहां पर भी माइनस है, इसलिए मैं इसको माइनस के साइन को चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैंने कहा माइनस PE cos थीटा 1। देखिए यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए ये U2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, U2 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल पोजीशन पर जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, और U1 हमको इनिशियल पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो ये जो U2 है ये किसके साथ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 2 के साथ, और ये जो U1 है ये किसके साथ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा 1 के साथ। तो यहां से अगर हमको इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां से हम ये बता सकते हैं पीई कॉस थीटा 2 और माइनस पीई कॉस थीटा 1। अब अगर यहां पर हमसे पूछा जाए कि जब मैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करता हूं तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी, या फिर मैं आपसे कहूं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पर होगी। तो देखिए यहां पर ये जो थीटा की वैल्यू है ये डिसाइड करेगी हमारी कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है। तो यहां पर हमको पता है कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पर होती है, जो कि 1 के बराबर होती है। अगर ये डिग्री 0 है तो देखिए अगर मैं किसी भी एक पोटेंशियल एनर्जी को ले लेता हूं, देखिए जैसे मैंने कहा U2 है, तो U2 इज इक्वल टू होगा माइनस पीई कॉस थीटा 2। यानी कि जो कॉस थीटा 2 है वो P और E के बीच का, P क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट है और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच का जो एंगल है वही है कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं यहां पर कॉस 0 डिग्री प्लेस करता हूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी पीई के बराबर। लेकिन अगर वहीं पर मैं 90 डिग्री प्लेस करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमने किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसके परपेंडिकुलर रखा, यानी कि मैं यहां पर इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट P है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसके बीच का एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो वहां पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, मिनिमम होगी, यानी कि 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर वहीं पर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से प्लेस करूं कि ये है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैंने डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखा कि जो डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 डिग्री है, और हमको पता है कि यहां पर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, जो कि मैक्सिमम है। मैं कह सकता हूं कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से प्लेस करूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, तो वहां पर हमको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लेस करूं, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमें मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो यहां से देखिए आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, देखिए जब चार्ज रेस्ट में होता है और हम उसकी स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और कंडक्टर्स तो हमको पता ही है, कंडक्टर्स कैसे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने थ्रू करंट को पास होने देते हैं। तो यहां पर हमको ये स्टडी करना है, जब किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें होंगी। तो आइए देखते हैं
इस टॉपिक में कुछ पॉइंट वाइज है, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिकली चार्ज करूं तो जो एक्सेस चार्ज होगा वो उस कंडक्टर की सरफेस पर आकर के स्टोर होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो इस कंडक्टर की सरफेस पर आकर स्टोर होगा। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन निगेटिव चार्ज के लिए वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो देखिए इसको पॉइंट वाइज हम लोग नोट करते चलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि जो एक्सेस चार्ज होगा वो सरफेस पर स्टोर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड होगी। ये डिपेंड करेगा हमारे चार्ज के नेचर के ऊपर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो जीरो होगा, और चार्ज अगर जीरो होगा तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कितनी होगी, जीरो होगी। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टर के अंदर यहां पर प्लेस कर देता हूं और उसको किसी भी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि इस कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा के बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो सिग्मा के बराबर है, तो इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं, इसको जरा प्रूफ करके देखते हैं। देखिए ऐसा हमने माना कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, और इस गॉसियन सरफेस को मैंने अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज किया तो जो एक्सेस चार्ज है वो इसकी सरफेस पर आ गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमको पता है कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और अगर मैंने कहा कि इस कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, तो मैं कहूंगा कि इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं जरा कैसे। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा, और वो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी जो इस कंडक्टर को कट करती हुई इसके इनसाइड भी जाएगी। अब मैंने कहा कि ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसमें मैंने कहा कि ये हमारी एक सर्कुलर सरफेस फर्स्ट, ये हमारी सेकंड सर्कुलर सरफेस टू, और यहां पर ये जो सिलेंडर का कर्व्ड एरिया है वो हमारी थर्ड सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि गॉस लॉ क्या है, तो गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी इनक्लोज सरफेस से पास होने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो देखिए जरा मैं आपसे कहूं जिस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस हमारे इस कंडक्टर को कट कर रहा है तो यहां पर कितने चार्ज हैं, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमको पता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। तो इस रीजन में कितने चार्ज हैं वो अगर हमें पता करना है तो मैं कहूंगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गई, इस रीजन में कितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज हैं। अब यहां पर अगर मैं गॉस लॉ का यूज करते हुए इस फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो उसे मैं कैलकुलेट करूं तो उसके लिए हमको पता है कि इनके बीच एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी कि अगर इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, तो सेकंड सरफेस के लिए तो एंगल फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। तो अगर सेकंड सरफेस की बात करें तो सेकंड सरफेस के लिए जो हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो हमको पता है, इस सर्कुलर सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने यहां एन कैप से रिप्रेजेंट किया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है जो कि एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनके बीच जो एंगल है यानी कि थीटा वो कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर मैं थर्ड कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो मैंने यहां पर अगर कोई भी एरिया एलिमेंट कंसीडर किया तो यहां से इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि इस डायरेक्शन में। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, थर्ड सरफेस के लिए वो होगी 90 डिग्री। अब अगर इस गॉस लॉ को मैं एक्सप्लोर करूं तो इस फर्स्ट सरफेस के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारी कितनी होगी, 0 होगी, तो ई की वैल्यू यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ई डी एस कॉस थीटा, प्लस अगर मैं सेकंड सरफेस के लिए कहूं तो ये होगा ई डी एस कॉस, कितना है सेकंड सरफेस के लिए थीटा हमारा 0, कॉस 0, और अगर थर्ड सरफेस की बात करें तो वो होगा ई डी एस
cos 90 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहां पर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस है और जो सेकंड सरफेस है, फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस, इसकी वैल्यूज तो जीरो हो जानी है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो दिया हुआ है, तो यहां पर इसकी वैल्यू जीरो हो जानी है। और यहां पर अगर cos 90 की वैल्यू हम लोग प्लेस करेंगे तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो हमारे पास जो बचा वो है सेकंड सरफेस के लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो देखिए सेकंड सरफेस का ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हर एक पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इस जो सर्कुलर सरफेस की बात कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगी। तो क्या मैं इसको एज ए कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख सकता हूं, तो हाँ ठीक है। और यहां पर cos 0 की वैल्यू में मुझे पता है कि 1 होती है, तो मैं सिर्फ यहां पर क्या लिख दूं, ds लिख दूं, जो कि बराबर होगा q इन। अब यहां पर देखिए जो q इन है, यानी कि इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, इस वाले रीजन में कितना चार्ज है उसकी बात कर रहा है, तो वो कितना है, सिग्मा a के बराबर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस ds का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारा सर्कुलर कर्व सरफेस है, या फिर ये जो गॉसियन सरफेस है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, a था, तो मैं यहां पर इस ds यानी कि एरिया एलिमेंट जो है उसको मैं कंसीडर कर लूं, उसका एरिया कितना होगा, a के बराबर होगा, यानी कि इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आएगा e क्रॉस a इज इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से देखिए जो a है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमको प्रूफ करना था। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, जो कि हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।